नए भारत के नए कानून। जी हां, देश में कल से 3 नए कानून लागू होंगे। ब्रिटिश काल के कानूनों का खात्मा होगा, अहम धाराओं में बदलाव किया जाएगा। नए कानूनों में कई बड़े सुधार भी देखने को मिलेंगे। सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें भी बदलाव है। नए कानून से आधुनिक होगी हमारी न्याय प्रणाली। कल से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। बिना थाने गए भी आप रिपोर्ट दर्ज करवा पाएंगे, क्योंकि देश आप जान रहे हैं जिस तरह से डिजिटल हो रहा है। और अब तक आईपीसी की धारा के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत हम तमाम चीजें देखते थे। आईपीसी की तमाम धाराओं का जिक्र आप जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन अब आईपीसी की जगह होगा भारतीय न्याय संहिता, बीएनसी। आपने देखा होगा जो लगातार टॉप भी हम चला रहे हैं, नए भारत के नए कानून। साफ तौर पर जब सरकार के समक्ष ये चीजें आई थी तो सरकार की तरफ से क्या कहा गया, यही बताया गया कि जरूरत क्यों पड़ी, अब दंड नहीं होगा, अब मिलेगा न्याय। नए भारत के नए कानून हो, नए भारत में जिस तरीके से नए नए तरीके से आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त में सारी चीजें डिजिटाइजेशन की ओर हो गए हैं, अपराध भी डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। ऐसे में इन 3 नए कानूनों से कितना बदल जाएगा आपका हमारा भारत, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। 1 जुलाई से भारतीय कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय व्यवस्था का स्वरूप काफी हद तक बदल जाएगा। इन कानूनों के लागू होने से भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेगी। इसी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा। अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो अब भारतीय न्याय संहिता में 358 रह जाएंगी। अब किसी भी अपराध की कहीं भी एफआईआर यानी 0 एफआईआर की सुविधा मिलेगी। आपराधिक मुकदमों का फैसला 45 दिनों में होगा। इसके अलावा महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच 2 माह में पूरी की जाएगी। इनके अलावा और भी कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, लेकिन इनको लागू करने की राह भी आसान नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता सहित अन्य को लेकर देश में विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन ने 1 जुलाई से लागू होने वाले तीनों कानून को लेकर काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। तीनों नए आपराधिक कानूनों का विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं। इन नए कानून को एनफोर्स करने के लिए चाहे कोर्ट हो चाहे एडवोकेट्स हो, इनको एनफोर्स करवाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, इनके ऊपर कोई जजमेंट अभी आया नहीं है, किसी को इसका पता नहीं है कानून का। तो ये जब एनफोर्स होंगे, जब जजमेंट आएंगे, तब इनको लागू किया जा सकता। तीनों नए आपराधिक कानून लागू किए जाने का जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने अभिभाषण में भी किया था। इन कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई अप्रासंगिक कानूनों का इनके जरिए खात्मा हो जाएगा। गोपाल कृष्ण, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो अब भारतीय दंड संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। और सीधे सीधे जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे कि सरकार भी कह रही थी कि हमारा मकसद आपको दंडित करना नहीं है, न्याय देना है। साथ साथ बदलते भारत के सामने जो अलग अलग चुनौतियां आई, चैलेंजेस आई, उसके हिसाब से भारत के अपने कानून होना चाहिए। और जैसा हमारा प्रोग्राम का नाम भी इंडिकेट कर रहा है, ये नए भारत के नए कानून हैं। और ज्यादा सशक्त कैसे हमको बनाएंगे, हमारी न्याय प्रणाली को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे, और कैसे न्यायपालिका की तरफ आम जन का विश्वास होगा, आम जन कैसे सशक्त होगा, हर एक चीज अब कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी। और इसी को बहुत माइन्यूटली समझने के लिए एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ AK जैन साहब, पूर्व डीजीपी यूपी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अशोक कुमार, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मुरारी तिवारी जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। प्रकाश पांडे साहब एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत AK जैन सर आपके साथ ही कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेजर, आपको यहां पर स्क्रीन पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देश में कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर अब लोगों के मन में भी सुगबुगाहट है। तो एक एंकर के तौर पर नहीं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, एक आम जनता के तौर पर मेरे मन में भी ये सवाल है
सबसे पहले तो यही सवाल कि आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, इसकी जरूरत क्यों? देखिए, 150 साल पुराने कानून बने हुए हैं जी। उनमें बदलाव तो होना ही चाहिए। और जिन सेक्शंस में कोई कमी नहीं पाई गई है उन सेक्शंस को रिटेन किया गया। जी। बहुत से ऐसे अपराध हैं जो अब बहुत गंभीर माने जाते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध हैं, बच्चियों के प्रति अपराध हैं, बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उनको ऊपर लाया गया है। और जो बच्चियों के साथ रेप का प्राविधान है उसमें एज जो एक एज का जो एक मापदंड था उसको समाप्त करके उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन किया गया है। जी। जो कुछ ऐसे अपराधी हैं, गिरोह हैं जो कि छोटे बच्चों से अपराध करवाते थे, तो उसमें उनके लिए भी दंड का प्राविधान किया गया है। बच्चे तो जे एक्ट के तहत ही उनकी ट्रायल होगा, पर जो अपराधी गिरोह हैं उनके विरुद्ध जो है मुकदमे चलेंगे और 10 साल तक की सजा का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार स्नैचिंग, मोबाइल छीन लेना, महिलाओं का मंगलसूत्र खींच लेना, उसमें पुलिस बहुत डिस्क्रिशन था। कोई 356 में लिख रहा है, कोई 379 में लिख रहा है, कोई लूट में लिख रहा है। स्नैचिंग की अलग धारा की गई। ये जो भी है सेडिशन का जो है, क्योंकि राजद्रोह वगैरह अब राज नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है। तो सेडिशन हटाकर देश की संप्रभुता, प्रभुता और अखंडता के प्रति जो षड्यंत्र करने वाले हैं उन सब के खिलाफ कड़ी सजा का प्राविधान रखा गया है। कम्युनिटी सर्विस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई। इसको अभी हमें समय देना चाहिए, हम इसको ट्रायल करें, इस पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जब पुराने कानून लागू हुए होंगे तब भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि वकीलों का और जुडिशरी का ही इसमें काम बढ़ेगा। इसमें मुख्य जो काम है वो तो पुलिस कर्मियों का है। उनका काम काफी बढ़ेगा, उनके दायित्व इसमें बहुत बढ़ गए हैं। पर आगे चल के इससे राहत मिलेगी। जो 5 करोड़ 7 करोड़ मुकदमे हैं उसका भार कम होगा और जो वादी हैं, पीड़ित पक्ष हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र न्याय मिल सकेगा। बिल्कुल, नागरिकों को सशक्त करना है, सरकार भी ये कह रही थी। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्ते, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर। अशोक जी कैसे देख रहे हैं आप? जैसे मैंने सवाल पूछा कि आज मैं जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर, क्योंकि ये मसला बहुत सेंसिटिव है, एक आम नागरिक के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, इसकी जरूरत लंबे वक्त से तो थी ही, कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हैं, कुछ लोग कानून के जानकारी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ बदलाव किया नहीं है, पुरानी धाराओं में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए। वो योर फर्स्ट रिएक्शन सर? अशोक सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। थैंक यू सर। मैं जो कह रहा था, दो तो बहुत बड़े चेंज आए हैं जो समय के साथ बहुत ज्यादा जरूरी थे। पहला है डिजिटल होना, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। जो उन्होंने पूरा समन अब डिजिटली तामील हो जाएंगे, पूरी हमारी फोर्स लगी रहती थी उसमें। वो बहाना बनाते थे समन तामील नहीं हुआ, गायब हो गया, पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं उलझे रहते थे उस सब चीजों में। अब आपने व्हाट्सएप कर दिया और डिलीवर हो गया, उसका मान लिया गया, उसने देख लिया कि मान लिया गया कि आपका व्हाट्सएप समन तामील हो गया। तो ये जो डिजिटल चीज का एक्सेप्टेंस हुआ, ये सबसे बड़ी चेंज है। आप सोचिए, जितनी ट्रायल थी, जितने बेल के लिए, जितना उसका रिमांड पे जाते थे, पहले तो मुलजिम को लेकर आते थे, पेश करना पड़ता था कोर्ट में, जाने कितनी पुलिस फोर्स लगी रहती थी। ये सबका सब ऑनलाइन पॉसिबल हो गया। ट्रायल मतलब ऑनलाइन लीगली अब ट्रायल एक्सेप्टेबल हो गया, तो डिजिटल एविडेंस एक्सेप्टेबल हो गया। तो ये सबसे बड़ा चेंज है कि अब, क्योंकि पूरी लाइफ तो डिजिटल हो चुकी है, पूरी लाइफ ऑनलाइन हो चुकी है, तो हमारे कानूनों को भी ऑनलाइन होना था। FIR, कंप्लेंट तो पहले से हो रही थी, पर FIR नहीं हो रही थी ऑनलाइन, वो पॉसिबल हो गई। ठीक है। इसी तरह से रिमांड ऑनलाइन थोड़ी बहुत होती थी, जज की परमिशन से होती थी, ट्रायल तो होती ही नहीं थी क्योंकि उसके लिए एक्ट में चेंजेस चाहिए थे। तो ये सारा का सारा पॉसिबल हो गया। तो सबसे बड़ा चेंज मैं ये मानता हूँ। दूसरी बड़ी चेंज जो मैं मानता हूँ वो ये है कि ये कहते थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस।
अगली पीढ़ी आ जाती थी, 20 साल हो जाते थे, सजा नहीं होती, डिसाइड नहीं होते थे मुकदमे। तो अभी तो जो एडजोर्नमेंट का धंधा था, मतलब हमारे पूरे आपराधिक न्यायिक प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसे कहते हैं, मतलब इसमें एक अंग नहीं रिस्पॉन्सिबल, मैं कहता हूँ सभी रिस्पॉन्सिबल थे। और ये हमारे लिए, मतलब मैं इसको वर्स्ट पार्ट मानता था कि एक मुकदमा चल रहा है, 20 साल तक डिसाइड नहीं हो रहा, एडजोर्नमेंट पे एडजोर्नमेंट। क्या बात है भाई, ये क्या बात है? क्रिमिनल जब चाहे एडजोर्नमेंट ले ले उसका वकील, ये तो ठीक नहीं था। तो अभी जो है मैक्सिमम 2 एडजोर्नमेंट हो, ठीक है, तो टाइम बाउंड होगा ट्रायल। तो ये जो स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम बाउंड, टाइम लाइंस को भी इसमें सेट किया गया है, उस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जनता के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर जो शायद बहुत टेक्निकलिटीज को ना समझता हो, उन चीजों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मुरारी सर भी हैं। मुरारी जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर। इट्स वेरी गुड टू सी यू। किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक दिन होगा 1 तारीख, जब ये 3 नए कानून, अब अंग्रेजों के कानून नहीं बल्कि भारत में भारत के कानून होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम सब इसका स्वागत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 150 साल से जो कानून चला रहा था वो भी अपने आप में परिपूर्ण था, लेकिन उसमें बहुत सारे सेक्शंस में सुधार की ज़रूरत थी। वही जो ज़रूरत थी वो अभी पूरी की गई है, लगभग हर चीज़ इसमें कवर हो गई है। जैसे अभी आपने एक नया कॉन्सेप्ट सुना होगा, कम्युनिटी पनिशमेंट का, कम्युनिटी सर्विसेज। एक तरीके से जो छोटे ऑफेंसेज होंगे, जो माइनर ऑफेंसेज होंगे रोहित, उसमें आप कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो 2 साल से कम वाले जो ऑफेंसेज होंगे, उसमें आप एक मुलजिम को किसी तरह से कह सकते हैं कि आप ये जा कर के ये समाज सेवा करें, और वो एक बड़ा अच्छा कदम है। आपने मॉब लिंचिंग का देखा होगा कि पहले जो पुराना हमारा आईपीसी था उसमें मॉब लिंचिंग का अलग से कोई डिफिनीशन नहीं था और अलग से कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं था। मॉब लिंचिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सालों से घटना हो गई थी जी। दूसरा, आपने देखा होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज का कोई किसी तरह का कोई डेफिनेशन नहीं था, उसको अभी इसमें डिफाइन किया है। सेडिशन वर्ड 124A को उसको हटा करके उसकी जगह अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसमें अभी भी है कि अगर आप स्टेट के खिलाफ कोई वॉर वेज करेंगे तो उसमें भी आपके खिलाफ सजा होगी। लेकिन अब जो सेडिशन का था एक जो कल्चर, वो सेडिशन वाला उसमें हटाया गया है। तो इस तरह से करके आपने जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो उसको हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम कह रहे हैं, उसके अंदर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थी रोहित, जो पहले हम लोग व्हाट्सएप और जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं करा पाते थे, उसके अलग से एक 65B का एफिडेविट लगाना पड़ता था। लेकिन अब आज जो नया एविडेंस एक्ट आया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बोलेंगे हम लोग, शॉर्टकट में आप BSA भी बोल सकते हैं, तो उसमें अब सारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य हैं वो सब एडमिसिबल होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत थी और इसके बाद चीज़ें स्मूथ होगी। जहाँ तक टाइम लिमिट की बात है, तो वो टाइम लिमिट का मैं तो गारंटी नहीं देता, लेकिन जो अशोक जी ने शुरुआत में बहुत अच्छा बोला कि एडजॉर्नमेंट सभी लेते थे, लेकिन लास्ट में बोल गए कि मुलजिम और उनके वकील। तो अशोक जी को मैं बताऊं कि केवल वकील ही हर बार एडजॉर्नमेंट नहीं लेता है, पुलिस के पार्ट पर भी कई बार एडजॉर्नमेंट होता है, उनके केस प्रॉपर्टी नहीं आती हैं, उनके गवाह नहीं आते हैं। तो अशोक जी, सारी जिम्मेवारी वकीलों पे और नहीं डालने की जरूरत है। नहीं, पुलिस और वकीलों का हमेशा से रहा भी है, लेकिन मैं चाहूंगा इस पर भी अशोक सर रिएक्ट करें। लेकिन मैं एक बार जल्दी से प्रकाश पांडे जी के पास आता हूं, मेरे साथ ही मौजूद हैं, सबसे पहले स्टूडियो में आ गए थे। पांडे साहब, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। आप कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, देश की जनता भी इंतजार कर रही थी और जो चीजें अब तक हमने अपने गेस्ट पैनलिस्ट से सुनी, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं पूरे आदर के साथ अशोक कुमार जी की बात का खंडन करूंगा और जो हमारे चेयरमैन साहब ने जो बात कही, मुरारी तिवारी सर ने जो बात कही, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा। और एडजॉर्नमेंट का धंधा जैसे शब्दों की यहाँ आवश्यकता नहीं है इस डिस्कशन में, जहां तक मुझे लगता है। अब इससे आगे चलते हैं। अभी तक सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एक आम जनता के पर्सपेक्टिव से जो आपके कार्यक्रम का उद्देश्य है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनमें फर्क क्या है, ये समझने वाली चीज होगी सबसे पहले। बिल्कुल।
देखिए, क्रिमिनल लॉ दो पार्ट में बटा होता है, सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ। सब्सटेंशियल प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जहां पे आप ऑफेंस को डिफाइन करते हैं, ऑफेंस के मोड एंड मैनर को डिफाइन करते हैं, ऑफेंस के लिए सजा प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक। और प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बात होती है वो है प्रोसीजर की, जस्टिस को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, न्याय को कैसे एक आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो इन दोनों में आपने बदलाव लाया। तीसरी चीज आती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट था हमारा। वो एविडेंस होता है कि किस तरीके के साक्ष्य, किस तरीके के एविडेंस कानून में एडमिसिबल होंगे, किस तरीके के नहीं होंगे। जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सवाल है, बहुत अच्छे चेंजेस लाए गए हैं इसमें, बहुत अच्छे नए कानून इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जहां आपने इलेक्ट्रॉनिक युग की डिमांड को समझते हुए और कोविड के बाद जो चेंजेज आए न्याय प्रक्रिया में, जो हम लोग दिल्ली एनसीआर में देखते आ रहे हैं, उसको आपने कानून के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब आती है सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ की बात। आप भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं। अरे भाई, आप भारतीय न्याय संहिता में किस कानून को बदलेंगे? क्या आप हत्या की परिभाषा को बदल सकते हैं? क्या आप हत्या के लिए उम्र कैद और मृत्युदंड से नीचे किसी चीज की बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वहां पे जब आप लगभग 75 अमेंडमेंट आजादी के बाद ला चुके थे, 77 सालों में 75 अमेंडमेंट आप लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, तो एक पूरे सिस्टम को आप उसमें सेक्शन के नंबर्स में बदलकर के नंबर्स को बदलकर कुछ नया आप नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं चीजों को लेके आ रहे हैं। आपने 124A कहते हैं आपकी हमने डिलीट कर दिया, सेडिशन हमने डिलीट कर दिया। सेडिशन डिलीट किया तो 152 आपने दिया, 152 में आपने सेडिशन से ज्यादा कंस्ट्रेंट इंपोज कर दिया अपनी जनता के ऊपर। अब तीसरी चीज जो आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बात आती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को जब आप उठा के देखेंगे बहुत गौर से, बहुत छोटी छोटी चीजों को, तो आपको नजर आ जाएगा कि दिक्कत कहां आएगी। आप बात करते हैं विक्टिम सेंट्रिक होने की, विक्टिम के पार्ट को तो आपने देख लिया। सारे जिम्मेदार लोग यहां बैठे हुए हैं और सब इस बात को जानते हैं कि एक्यूज के साथ क्या होता है। एक एक्यूज जो 10 साल और 12 साल के बाद निर्दोष साबित होता है कोर्ट से, उसका क्या, उसके राइट्स का क्या। जब वो कस्टडी में जाएगा तो जो प्रोसीजरल पार्ट होगा, कैसे अरेस्ट होना है, वहां पे आपने एक नई चीज ला दी, हैंडकफिंग। हथकड़ी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहुत डिम व्यू था। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकारा था कि हथकड़ी लगाना उचित नहीं है। एक अमानवीय सलूक, एक जानवर जैसा बर्ताव किसी मुलजिम के साथ जो अभी कानून की नजरों में इनोसेंट है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को याद रखिएगा रोहित जी, आप मेरी बात को अप्रिशिएट करते हुए। हमारा कानून हर जगह प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात करता है। अब उसको अरेस्ट करते समय आप क्या करेंगे? हथकड़ी पहना के उसे जानवर बनाएंगे आप। और वो तब जब देखेंगे कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं सेक्शन 43 में, वो कंडीशंस, उसमें एक वर्ड आपने इंसर्ट कर दिया, रिपीटेड ऑफेंडर। रिपीटेड ऑफेंडर की डेफिनेशन कहां है आपके कानून में? कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। एक पॉलिटिकल पर्सन जिसके खिलाफ हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड 15, 20, 25 केसेज हों एक ही सेट ऑफ इंसिडेंट पर। मेरे क्लाइंट है, मैं जानता हूं ऐसा होता है। एक स्टेटमेंट के ऊपर 10 आपके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर्ड होते हैं, 10 FIR रजिस्टर्ड होती है। आपने उसको रिपीटेड ऑफेंडर बना दिया, उसको ह्यूमिलिटेट करने के लिए आप हथकड़ी पहना के ले आए कोर्ट में, कचहरी में आप घुमाते रहे। लेकिन क्या रिमांड के ऊपर प्रॉब्लम्स तो हमेशा से रही हैं, अब नई चीजें आ रही हैं, तो क्या इनके ऊपर, इन चीजों में कुछ बदलाव नहीं? देखिए, ऐसी चीजें होती रही हैं और पुराने कानून में भी थी चीजें, लेकिन एक लिगेसी कायम हुई थी 77 सालों में। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स के माध्यम से चीजों को इंटरप्रेट किया था, एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया था। उन सबको आपने सिरे से धराशायी कर दिया। अब एक नए तरीके से लॉ का इंटरप्रिटेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट को एक लिगेसी कायम करने में 10 से 12 साल लगेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा इन कानूनों का मतलब क्या है और इन कानूनों के नुकसान क्या है और फायदे क्या है। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया, इसलिए मैं खुद कह रहा हूं कि मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ सुनूंगा, इनटेक लूंगा कि ये तमाम चीजें हैं क्या। अशोक सर, कई तरह की चीजें यहां पर प्रकाश जी ने कही, हम सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन प्रकाश जी भी देखिए काफी तैयारी के साथ आए हैं, माइन्यूटली चीजों को देखकर आए हैं, तमाम एक्सपीरियंस उनके साथ है। मुरारी सर भी हैं, एके जैन साहब भी हैं। जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आई है, सबके जहन में ये चीजें हैं कि भैया नए कानून आ रहे हैं तो बेहतरी के लिए आए होंगे। एक्यूज जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हिंदी में आरोपी कहते हैं, अभी तक आरोपी है, दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। वहां पर किस तरीके की चीजें हुआ करती थी,
अब उनमें बदलाव आएगा क्या? मैं तो एक नागरिक के तौर पर पूछ रहा हूं कि जैसे हम पहले कहते थे कि भैया गुनेगार को बख्श दो अगर बख्शा जा रहा है तो, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें हमने सुनी है। रोहित जी, 2-3 बातें करना चाहूंगा जरूरी, वैसे तो लंबी चर्चा चलेगी। सबसे पहले तो मैं मुरारी तिवारी जी और प्रकाश जी को बता दूं कि वकील खाली अपोजिशन के नहीं होते, कृपया करके आप समझिए। वकील सरकारी भी होते हैं। तो आपने कहा ना, तो वकील तो या तो सरकारी वकील लेगा या उसका एक्यूज का वकील लेगा जो पोस्टपोन लेता है, तो एडजॉर्नमेंट लेता है। तो मैंने सभी को शामिल है, सरकार भी कभी कभी डिले कर सकती है, तो दोनों पार्टियां शामिल हैं। डिले में सबका हाथ होता है, इसलिए इतना लंबा खिंचता चला जाता है। एक तो वो पॉइंट जो प्रकाश जी ने उठाए हैं, उसमें इन्होंने कहा कि जब इतनी बार अमेंड कर लिया था तो क्या जरूरत थी। अब मैं नया पुलिस ऑफिसर भर्ती हुआ, नए नए वकील आए, एक तो तीनों मेजर कानून पढ़िए, फिर दुनिया भर के उनके अमेंडमेंट पढ़ते रहिए। भाई अगर एक सारा के सारा समेट के हम एक जगह ले आए तो उसमें क्या बुराई है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें चेंजेस कितने सारे हैं। पहले वाली आईपीसी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की चर्चा नहीं है, टेररिज्म की चर्चा नहीं है। उसके लिए स्पेशल एक्ट लाइए, पहले टाडा लाइए, कोई कहेगा काला कानून है, पोटा लाइए, फिर कहेगा ये भी अच्छा नहीं है, अब आप यूएपीए लाइए। तो भाई हम टेररिज्म को अपनी न्याय संहिता में क्यों ना डिफाइन कर लें और उसकी सजा वहीं पे डिफाइन कर दें। वही बात जो है हमारी जो ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कहीं पे गैंगस्टर एक्ट है, कहीं पे मकोका है महाराष्ट्र में, तो सारे माफिया के खिलाफ कार्रवाई तो होनी है ना, तो एक ही जगह पर आ गई, ये तो अच्छी बात है। इसी तरह से इन्होंने कहा हैंडकफ लगाना सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। भाई बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे हैं प्रकाश जी कि जो अंडर ट्रायल ही रहते हैं, वो तो डिसाइड ही नहीं होने देते केसेस को, जब चाहे तो एडजॉर्नमेंट मिल जाती है उनको। टेरर उनका अलग रहता है, 50-50 पुलिस उनकी सिक्योरिटी में जारी लगी रहती है। ऐसे लोगों पे भी हथकड़ी नहीं लगाएंगे तो कानून किस बात का। आप अमेरिका में जाके देखिए, जब गिरफ्तारी होती तो क्या होता है, उल्टा जमीन पे बैठा देते हैं आपको ऐसे करके। तो ये जो ऐसे क्रिमिनल्स के लिए किस बात की उसको हमें वो चाहिए भाई कि हम इनको बहुत सारा उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो हैंडकफ्स बहुत जरूरी हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अलाउ किया था किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में। तो हैंडकफ्स को हथकड़ी लगाने के जो ऑप्शंस दिए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी थे। हम एज ए पुलिस ऑफिसर हमने फील किया है और भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। जैसे आप इसका कानून लीजिए नेग्लिजेंस का, जो एक्सीडेंट करके 2 साल की सजा थी, 2 साल में तो आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते। बेल की तो बात छोड़िए, अरेस्ट ही नहीं अलाउड है, बेल तो बात की बात। अब उसको 5 साल किया। और जो लोग एक्सीडेंट करके मार के भाग गए, हिट एंड रन, उनको भी 10 साल किया। भाई वो तो मर्डर के बराबर हो गया, बेचारे को हॉस्पिटल जाने के, अब तक जिंदा ही हो। ये सारे चैलेंजेस हैं, पुलिस के सामने अपना चैलेंज, पुलिसिंग के सामने अपना चैलेंज, हमारे साथ एडवोकेट्स हैं उनके सामने अपने चैलेंजेस। तो क्या इन चैलेंजेस को थोड़ा कम किया गया है, रास्ता थोड़ा सुगम हुआ है? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ पांडे साहब हैं। पांडे साहब रिएक्ट करना चाह रहे थे और हैंडकफ्स को लेकर भी जब अशोक जी बात कर रहे थे, हथकड़ी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस वक्त भी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। प्रकाश जी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए रोहित जी, सबसे पहले अशोक सर ने मतलब क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया ट्रायल के पहले ही और शायद ना मेरा राइट है और ना इनका राइट है, वो कोर्ट को डिसाइड करने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। कोर्ट डिसाइड करेगी, आप अपराधी हैं, आप क्रिमिनल हैं, आपको हैंडकफ लगाना क्या, फांसी की सजा का भी प्रावधान हमारे कानून में है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमशंकर शुक्ला से लेके माफ कीजिएगा पीपल्स फॉर डेमोक्रेटिक वर्सेज स्टेट ऑफ असम तक कई दफे ये कहा कि हैंडकफ को बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट के तौर पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आप कर क्या रहे हैं नए कानून में, सेक्शन 43 में जब हम जाते हैं तो आपने परमिशन दे दी कि पुलिस डिसाइड कर लेगी कि हथकड़ी लगानी है या नहीं लगानी है। सर, ये प्रेरोगेटिव तो कोर्ट पे रहने दीजिए ना। एक आदमी जिसके फेवर में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात की जाती है, जिस देश का संविधान गोल्डन ट्रायंगल की बात करता है, गोल्डन रूल्स की बात करता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंदर, उस देश में एक आदमी जिसको आपने अभी मुलजिम करार दिया है, मुजरिम नहीं, मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझिएगा, एक्यूज्ड का और कन्विक्टेड का, उसको आप हथकड़ी लगा के जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये आदमी टेररिस्ट है, आप हथकड़ी पहनाते हैं, ठीक है, लेकिन वर्ड रिपीटेड ऑफेंडर इंसर्ट करने के पीछे मंशा पे मुझे शक है। रिपीटेड ऑफेंडर, मैंने आपसे कहा, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक पॉलिटिकल पर्सन एक स्टेटमेंट देता है टीवी पे, उसके खिलाफ किसी एक राज्य में जहां विपक्ष की सरकार चल रही है,
8-10 थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब वो आपके रिपीटेड ऑफेंडर के डेफिनेशन में आ गया, क्योंकि रिपीटेड ऑफेंडर को हमारे नए कानूनों में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। अब जब डिफाइन आप करते नहीं है तो रिपीटेड ऑफेंडर हो गया। अब आपको अपना पॉलिटिकल वेंडेटा सेटिस्फाई करना है, आप हथकड़ी पहनाएंगे, 2 घंटे कोर्ट रूम के बाहर खड़े करवाएंगे उस आदमी को, उसकी फोटो खिंचवाएंगे और मीडिया में चलवाएंगे कि देखो हम तो ये जवाब देते हैं अपने विरोधियों का। इस मंशा पे शक है रोहित जी, मुझे इस मंशा का डर है, इस राष्ट्र को एक पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश ना हो, ये कानून मेरा शक ही है। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये सबके मन में भी है। आप तो पॉलिटिकल चीजों का जिक्र कर रहे हैं, हम तो दिन रात खबरों में पढ़ते हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें खबरें बनती हैं। कई बार हम देखते हैं फॉल्स केसेस में लोगों को फंसाया जाता है, 10-10 साल तक कोर्ट में ट्रायल्स चल रहे हैं। वो परिस्थिति बदलनी चाहिए, और जब ये तमाम चीजें अच्छी अच्छी चीजें हम देख रहे हैं, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है, तो सबके मन में है कि ये चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी। मैं तिवारी सर आपके पास आ गया, मुरारी तिवारी सर, जो बातें प्रकाश पांडे सर कह रहे हैं, अगर ये तमाम चीजें हैं तो लोगों के मन में अभी भी वही सवालिया निशान, क्योंकि हम पिक्चरों में देखते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और छोटे छोटे बच्चे से आप ये डायलॉग सुनो, वो भी बड़े हंसते हुए बोलता है। लेकिन अगर इसकी डेथ पर जाए तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, हमारा जुडिशियल सिस्टम, इस पर ये कितना बड़ा सवाल है। रोहित, मैंने बहुत ओपनिंग लाइन में ही बोला था कि टाइम फ्रेम का 100% इम्प्लीमेंटेशन होना, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो तो वही पुराना है, नंबर ऑफ जजेस वही है, नंबर ऑफ स्टाफ वही है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पांडे जी ने कही है कि जो नए जब सेक्शन आते हैं तो उसकी एक जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। जो पहले पुराने जो हमारे ऑफेंसेस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक चीज़ को कई बार डिफाइन किया, और जो उसमें त्रुटियां रहती थी उसको क्लियर कर देती थी। तो अब इसी तरह से अब नए सिरे से अब ये जो नए सेक्शन आए हैं उनका भी ऐसे ही जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, और इनको इन मैटर्स को, जो नए मैटर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो पहले के जो ऑफेंसेस हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मर्डर हो गया या डकैती हो गई, जो पुराने ऑफेंसेस हैं जिन पर पुराने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है, तो उनको हम लोग पुराने जजमेंट्स को लगा करके कोशिश करेंगे कवर करने की। लेकिन जो इसमें नए नए जो ऑफेंसेस, जैसे टेररिस्ट का जुड़ा है, ऑर्गेनाइज क्राइम जुड़ा है, आपका सेडिशन का एक नया प्रोविज़न आया है, तो इन चीज़ों पर इसका जुडिशियल स्क्रूटनी अभी बाकी है, और इसको पूरा होने में 5 से 10 साल का पीरियड लगता है, और इतना जल्दी अभी हर कुछ सेटल नहीं होगा। जो इनमें खामियां हैं अभी तो कल से लागू होगा तो आएंगी, लेकिन हमें थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और जहां जो आएगी उसके हिसाब से मुझे लगता है कोर्ट टाइम टू टाइम अपने जजमेंट पास करके उसको सुधारने की भी कोशिश करती है। तो हमें नकारात्मक नहीं होना है और पॉजिटिव रहना है। गवर्नमेंट और मुरारी सर, मैं तो अगली बार जब आपके पास आऊंगा तो मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने भी, जाहिर सी बात है, आप जैसे, पांडे सर जैसे तमाम इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया होगा, बिठाया होगा, उन्होंने तमाम चीजों को देखा होगा, तब जाके तमाम चीजें हम लोगों के सामने आई होंगी, और आगे भी अगर कोई स्कोप होगा तो सरकार ने कहा होगा कि ठीक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ जैन साहब भी हैं। एक ही सर, अब मैं आपके पास आ गया, क्योंकि हम दोनों तरफ, इसीलिए हमने ये पैनल बुलाया, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इन्वाइट ही नहीं किया, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप लोग वो हैं जो ग्राउंड पर सर्व कर रहे हैं। अशोक जी को हमने सुना, एक के जैन सर, और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि एक आदमी जो एक बार यूनिफॉर्म में हो जाए वो हमेशा यूनिफॉर्म में ही रहता है। मैंने यूनिफॉर्म, आप हमेशा हैं। आपके सामने भी कई सारे चैलेंजेस आए होंगे, पुलिसिंग को लेकर लगातार हम चैलेंजेस देखते हैं। अब ये जो नए कानूनों का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे, खासकर आप लोगों का डिपार्टमेंट, पुलिसिंग बेहतर होगी? देखिए, सबसे पहले पुलिस विभाग को अतिरिक्त संसाधन देने होंगे। संसाधन पुलिस को मिल रहे हैं। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की 79 में सर, और जब मैंने छोड़ा 2015 में, संसाधनों में बहुत फर्क आ चुका। अब अधिक संसाधन है। 2024 में 2015 की अपेक्षाकृत अधिक संसाधन है। रिक्तियों की पूर्ति बहुत आवश्यक होगी अलग अलग पदों। सब इंस्पेक्टर्स का हमको बहुत इंडक्शन करना होगा। आईओस की संख्या हमको बढ़ानी होगी। तो हमें एविडेंस कलेक्ट करने के टूल्स हैं, वो हमको दिलवाने होंगे। यूपी में एक चला है कि हर जिले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खोली जाएगी। मैं पॉजिटिव सोच का हूं, और मेरा ये मानना है कि जब ये कानून लागू होंगे, इसमें जो जो दुश्वारियां आएंगी
जो कठिनाइयां आएंगी उनको गवर्नमेंट लेवल पे हैंडल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर जिम्मेदारी से पुलिस विभाग अपना काम करेगा तो उसको संसाधन भी मिलेंगे और उसको सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और वो एविडेंस को कायदे से बहुत तरीके से कोर्ट में पेश कर सकेगा। इसके लिए सब इंस्पेक्टर्स अब आज की तारीख में बहुत पढ़े लिखे लड़के जो हैं, लड़के लड़कियां, वो सब इंस्पेक्टर्स क्या कांस्टेबल्स भी, बहुत से कांस्टेबल्स अब बीटेक होने लगे, एमबीए हैं, बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। अब वो नाखफंदा वाले नहीं है जो पहले 8th पास आते थे पुलिस में, जब मैं सर्विस में था शुरू में। तो अब एक फर्क लौट आ रहा है। इनसे हमारी अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं और जब इनको टास्क दिया जाएगा, बहुत से इसमें से ऑलरेडी कंप्यूटर सेवी हैं और सब ऑपरेट करना जानते हैं। जब उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, धीरे धीरे कुछ समय लगेगा, पर मेरा ये मानना है कि वो इस पे खरे उतरेंगे और जब खरे उतरेंगे तो लोड कम होगा और इससे जो कोर्ट्स में डिस्पोजल है, जो टाइम बाउंड कुछ किए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं, इसको मैं अच्छा मानता हूं। हमारा दायित्व है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको हम जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं, चार्जशीट कोर्ट में फाइल करें, ट्रायल होने दें। कहीं पर जो कमियां आएंगी इस कानून के तहत, ये मान लेना कि इससे पुलिस स्टेट बन जाएगी, ये ग्रेव ऑफेंसेस में ही केवल है कि जो हथकड़ी लगाने का प्राविधान है। पहले भी प्रोविजन था, आप जीडी में एंट्री करिए और आप लिखिए कि इन कारणों से हम उसको, अभियुक्त को हम हथकड़ी लगा रहे हैं, और लगाई जाती थी। और अब भी ये प्रोविजन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका, और कहीं अगर दुरुपयोग कोई करेगा पुलिस फोर्स, उसकी आलोचना होगी, मीडिया में प्रकरण आएगा, और यही एक तरीका होता है एक अंकुश लगाने का किसी भी विभाग की गलत किस्म की गतिविधियों पर मैं पॉजिटिव सोच का हूं और मेरा मानना है कि पुलिस इनका दुरुपयोग करने की ग्रेव ऑफेंसेस में, मर्डर है, डकैती है, टेररिस्ट क्राइम्स हैं, ये उन्हीं में है, रेपिस्ट हैं, उन्हीं के लिए है जो कि भाग जाते हैं अक्सर बिना हथकड़ी के, पब्लिक में मिक्सअप हो जाते हैं, उसमें दिक्कत आती है, उनके लिए केवल होगा। और उसको बाकायदा लिखा पढ़ी करके जीडी में मेंशन करके हथकड़ी लगाई जाएगी। मैं इसमें कोई इसको ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानता हूं। एक अच्छा प्राविधान ये किया गया है कि बहुत से मुकदमे हमारे पेंडिंग पड़े रहते थे क्योंकि एक अभियुक्त उसका फरार रहता था। अभी मैं कल एक पेपर में पढ़ रहा था, इसकी आलोचना हो रही है कि फरार अभियुक्त के तो राइट्स ही खत्म कर दिए। फरार अभियुक्त के जब राइट्स ही खत्म हो गए, उसका तो ट्रायल हो जाएगा इन एब्सेंशिया। तो इसमें क्या परेशानी है? जो अभियुक्त अपने को पेश ही नहीं कर रहा है कोर्ट में, अगर उसका ट्रायल हम कर रहे हैं और हम केस को पेंडिंग नहीं डाले दे रहे हैं एक मुल्जिम की वजह से, तो ट्रायल होना चाहिए, या तो वो कोर्ट में पेश हो और अपना बचाव करे, अन्यथा अगर वो फरार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सजा का ऐलान होना चाहिए। मैं इस पर पांडे जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रकाश सर, अगर जो ए के जन साहब कह रहे हैं वैसी देश में कितने करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, वो अभियुक्ति पेश नहीं हो रहा है, तो काहे को पेंडिंग में डालना, काहे इस पे आगे ना बढ़ा जाए? रोहित भाई देखिए, इसमें अपरेंटली कोई बुराई नहीं दिखती है, लेकिन जब पुराने कानून को खंगालेंगे तो इसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। जी, पुराने कानून में एक प्रावधान था कि अगर 4 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, 3 कोर्ट में पेश हो रहे हैं और एक आदमी उसमें से फरार है, ठीक, तो उसके खिलाफ 174A आईपीसी की FIR दर्ज करके उसकी फाइल अलग कर दी जाती थी, पृथक कर दी जाती थी, और बाकी 3 लोगों के खिलाफ उसी स्पीड से मुकदमा चल सकता था जिस स्पीड से आप चारों के होने पे चलाएंगे। ठीक, एक आदमी जो फरार है, हो सकता है 10 में से 9 केसेज में मान रहा हूं जैन साहब की बात कि 10 में से 9 केसेज में हो सकता है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, जानबूझ के भाग रहा हो, लेकिन एक केस जायज मजबूरी का भी हो सकता है, और उसके एब्सेंसिया में वो ट्रायल आगे नहीं, उसके खिलाफ नहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आपके पास एक प्रावधान था 174A की FIR दर्ज करने का, उस FIR में अलग से सजा का प्रावधान था, उस सेक्शन के अंदर फाइल्स सेग्रीगेट करने का प्रावधान था, पृथक करने का प्रावधान था, तो फिर इस नए कानून की आवश्यकता क्या थी कि आप उसके एब्सेंस में आप चलाएंगे मुकदमा? हो सकता है 10 में से 9 लोग जानबूझ के भाग रहे हो, एक कोई आदमी हो जिसकी जेन्युइन मजबूरी। अच्छा, जैसे हम बार-बार 2 लाइन में मैं कंप्लीट करूंगा। हम कोर्ट में
10 में से 1 मुकदमे हमें भी टकरा जाते हैं ऐसे, और मुरारी सर भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि कहीं सुदूर इलाके का, रिमोट एरिया का एक्यूज है, उसे पता ही नहीं कि उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है और मुकदमे में कॉग्निजेंस ले लिया गया, मुकदमा शुरू हो गया, पता ही नहीं है। अब वो आदमी बेचारा वो बिहार के किसी सुदूर कोने में, नागालैंड के किसी सुदूर कोने में, असम के किसी सुदूर कोने में या बंगाल के किसी कोने में पड़ा हुआ है, उसे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब आपने उसको सीधे ही कन्विक्शन के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, न क्रॉस करने का राइट मिला उसे गवाहों को, न उसे अपना पक्ष रखने का राइट मिला, और उसके खिलाफ आपने मुकदमा चला के चलो भाई अब आ जाओ सजा भुगतो। तो सजा के बाद भी आप ढूंढ के लाएंगे ना भाई सजा देने के लिए जी, तो पहले ही ढूंढवा लो ना उसे, जो प्रक्रिया पहले थी 174 में, पहले ढूंढवा लो उस आदमी को। सजा किसको देंगे आप ट्रायल चला देते हैं, आप 3 साल के लिए कन्विक्ट कर दें, सजा देने के लिए कहीं से ढूंढ के तो लाएंगे आप, तो पहले वो प्रक्रिया कर लीजिए। ढूंढ कर तो पुलिस ले आएगी। एक बार अशोक जी के पास में चल जाता हूं। अशोक जी, तमाम चीजों की बातें हो रही हैं यहाँ पर। अब जो ये नए कानून आ रहे हैं, इससे जाहिर तौर पर ए के जैन सर भी कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा काम जिसका बढ़ेगा वो हमारे पुलिस के अधिकारियों का ही बढ़ेगा। आपने भी जबरदस्त तरीके से काम किया है, आप उत्तराखंड में रहे, मैं खुद उत्तराखंड का हूं, तो वो तमाम चीजें मैंने देखी हैं। लेकिन ये 3 नए कानूनों के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आ रही हैं कि फिर आपके ऊपर कहीं से बाउंडेशंस आ रही हैं? आप कैसे देख रहे हैं? मैं जैन सर की बातों से सहमत हूँ जितना उन्होंने अभी बोला है। और दूसरा ये है कि पुलिस को लॉन्ग रन में तो सुविधा ही होगी, जैसा मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं जो जिनके थ्रू हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, बहुत ज्यादा हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगी। किंतु जो मुरारी जी ने बात कही है, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ कि इतना आसानी से ये लागू हो पाना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हमने कानून तो बन गया कि भाई ये टाइम बाउंड होगा जस्टिस, और तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो उस तक आने में या ऑनलाइन ट्रायल होगा, ये सब पॉसिबल होगा, तो वहां तक आने में समय लगेगा, बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। पर यस, पहले एक्ट तो बन गया ना, एक्ट बन गया तो संसाधन भी आएंगे, चेंजेस भी आएंगे, प्रोसिक्यूशन भी अपने को चेंज करेगा, जुडिशरी भी चेंज करेगी, पुलिस में कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया था। और हम चाहते थे कि जैसे ऑनलाइन ही हमारा जो एक आदमी हमेशा हाईकोर्ट चक्कर लगाता रहता है काउंटर बनवाने के लिए, ये सारे काम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकते? पूरी दुनिया, आप और हम अभी डिजिटली बात कर रहे हैं, तो सब पॉसिबल है। तो ये सारे चेंजेस आने चाहिए, आने में समय लगेगा, पर अच्छा है कि एक्ट में आ गए, और एक्ट पीपल फ्रेंडली भी है, पुलिस के लिए भी सुविधाजनक है। कहीं कहीं पुलिस में बाउंडेशन भी है कि ये समय बाउंड होगा, इन्वेस्टिगेशन समय बाउंड होगी, ये होगा। तो वो सारी चीजें करने में हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, और एकजुट होकर के पूरे देश को अब अपने स्वतंत्र भारत के अंदर ये जो कानून बने हैं इनको ढंग से लागू करने में मेरे ख्याल से पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। मुरारी सर, मैं आ गया आपके पास। मैंने पहले भी आपको बता ही दिया था कि मैं आप क्या सवाल पूछने वाला हूं। जब सरकार ने तमाम चीज़ें तय की होंगी तो आप जैसे कई इंटेलेक्चुअल्स को, जाहिर सी बात है, आप लोगों के इनपुट सरकार ने लिए होंगे। अब जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, अभी तो लागू भी नहीं हुए हैं, उसमें भी जैसे पांडे सर हो गए, आप हो गए, क्योंकि आप इस प्रणाली में बिल्कुल घुसे हुए हैं, आप जानते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं, रिमांड, बेल, हर एक चीज़ पर आप बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे में अभी यहाँ से चीज़ें स्मूथ रन करती हुई नजर आएंगी आपको? देखिए, हम लोग को एज ए लॉयर जो चीज़ें बिल्कुल याद थी, एक एक सेक्शन याद था, एक एक इंग्रेडिएंट याद थे, तो पिछले 35 साल से यही रट के रखा हुआ था हमने। वो हमारे लिए तो जरूर थोड़ा होगा कि अब दोबारा इन सेक्शनों को पढ़ना पड़ेगा, रोहित। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे बार काउंसिल हो गई या बार एसोसिएशंस को लेटर तो सबको गए थे, कंसल्टेशन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से होना चाहिए था और डिबेट इस पर हो सकती थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है कि हर एक सेक्शन पर अब यह मैटर कोर्ट्स के अंदर जाएगा, हाई कोर्ट्स में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वहाँ ये चीज़ें फिर दोबारा रीडिफाइंड होगी। जैसे प्रकाश जो बता रहे थे, हथकड़ी वाला मुद्दा है या कोई भी नया मुद्दा इसमें जो जुड़ा हुआ है, वो दोबारा फिर इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्टों में जाएगा, और इंटरप्रिटेशन के दौरान चीज़ें फिर तय होंगी। अगर पहले जैसे था वैसे भी चीज़ें फिर आएंगी उसी तरह से। आपने देखा होगा कंपनीज लॉ में भी पीछे बहुत मेजर चेंज हुआ था, पूरा एक्ट ही चेंज हो गया था। तो ऐसा होता है हमारे न्याय प्रक्रिया में, कभी कभी होता है, और अच्छे काम के लिए कई बार ज़रूरत होती है। इसीलिए पांडे जी ने बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत मेजर चेंजेज आए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो चेंज आया है, जो अभी हमारे जैन साहब और अशोक जी ने नहीं बताया, जो पुलिस पहले रिकवरी करती थी
अब उसका वीडियोग्राफी का प्रोविजन बनाया है कि पहले हम लोग बार बार ये भी एलिगेशन लगाते थे कि पुलिस ने एक्चुअल रिकवरी नहीं किया है, तो अब पुलिस के लिए भी ये काम बढ़ गया है कि अब वो रिकवरी करते वक्त उनको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और वो रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर पेश करना होगा, वो जेन्युइन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ी है, पुलिस एजेंसी की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है और लॉयर्स कम्युनिटी के लिए तो उतना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम मेंटल तरीके से हमेशा तैयार रहते हैं उसको फेस करने के लिए। लेकिन एजेंसीज के लिए काम बढ़ा है, इसके अंदर एजेंसीज के लिए काम बढ़ा, जाहिर सी बात है। एक बार मैं जल्दी से फिर AK सर के पास आ रहा हूँ, पांडे सर, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है AK सर, क्योंकि आपका भी व्यापक अनुभव रहा है। अकाउंटेबिलिटी की हम जिक्र करते हैं, जवाबदेही का हम जिक्र करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर मैंने बोला भी कि विश्वास है, भले ही कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे रही हूँ हमेशा से, वैसे ही पुलिस पर भी है, पुलिस पर हमें विश्वास भी होता है। लेकिन कई बार ऐसे प्रकरण हम लोग खुद भी पढ़ते हैं और आप लोग भी जानते हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। अशोक सर, AK जैन, आप लोग तो लेजेंड हैं, आइडल हैं आप लोग, जिस तरीके से आप काम करते आए हैं। ऐसे में वो अकाउंटेबिलिटी हर एक स्तर पर उतनी सशक्त होगी इसके बाद? क्यों नहीं? आप यूरोप में देख लीजिए पुलिस ऑफिसर्स की क्या पावर्स हैं। अगर हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है? नहीं है। नहीं। क्या जो स्टेट की जुडिशरी है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है? नहीं करती है। जब आप किसी को जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी का एहसास महसूस करेगा। आप यूरोप के कानून देख लीजिए, अमेरिका के देख लीजिए, तो प्राइम मिनिस्टर को सम्मन भेज देते हैं पुलिस ऑफिसर्स। तो ये नहीं है। अब आप जिसको पावर देंगे, आप उसे कहेंगे कि आप इस कानून का कि आप रक्षक हैं और आप इसको फॉलो कीजिए। आपसे जब इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स होगा, मैं तो इसके लिए बहुत सालों से, 10 साल से मैं कहता आ रहा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं 5 जजेस की बेंच का प्रकाश सिंह केस में कि ये होना चाहिए। किस स्टेट में फॉलो किया गया? नहीं किया गया। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है किसी भी स्टेट में, वो चाहती है कि पुलिस का ऊपर उनका कड़ा अंकुश बना रहे और जो डिक्टेट्स वो दें उसको वो फॉलो करें। ये गलत है। जब आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री में, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, पुलिस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जस्ट लाइक जुडिशरी। आप उसको इंडिपेंडेंट कीजिए, कमीशंस बनाइए जो कि उनके काम को ओवरसी करेंगे। उसमें सारा प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में। करिए, देखिए कितना फर्क पड़ेगा। जो अभी हम राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, जैसा कि अभी प्रकाश पांडे जी ने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे, किसी पॉलिटिकल लीडर के इशारे पर 10 जगह मुकदमे कायम हो गए, इसकी क्यों जरूरत आनी चाहिए? हमें ईमानदारी से अपना काम करें और जो गलत काम करेगा वो सजा पाएगा, नौकरी से हाथ धोएगा, जेल जाएगा। ये हमें पुलिस को सशक्त करना होगा, पुलिस को हमको इंडिपेंडेंट करना होगा। सशक्त से मेरा मतलब है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट करना होगा। मुझे बड़ा हैरान होता है कि हमारे कोर्ट्स बहुत सी चीजों में बड़ा सख्त रुख लेते हैं। इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की गाइडलाइन है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा। बहुत से ऐसे नियम हैं जो कि फॉलो नहीं हो रहे हैं और उनका उल्लंघन हो रहा है, फिर भी कोई उसको उसमें ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं है। होना चाहिए। और अगर पुलिस को आप पावर देंगे, आप उनको अगर इंडिपेंडेंट करेंगे, तो अपनी शक्तियों को वो रियलाइज करेंगे और अपने कार्य प्रणाली में सुधार करेंगे, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करेंगे। ये आज के समय की डिमांड है और ऐसा होना चाहिए। और जो गलत करेगा वो भुगतेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कर दी तो जुडिशरी में सारे बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत से जजेस को देखा है हु आर नोन डिसऑनेस्ट, जो लोअर जुडिशरी में है, हर कोई जानता है। इसका मतलब पर ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस जुडिशरी की खत्म कर दो। आपको ऐसे ब्लैक शीप को, उनको चिन्हित करके यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपको बीच में रोकूं। आपको लगता है कि पुलिसिंग में अभी भी जिस स्तर की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कहता है स्वतंत्रता है? मैं आज सर्विस में नहीं हूं, इसलिए मैं इस बात को डंके की चोट पे कह सकता हूं। पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में रहती है, पुलिस अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है कि काम ठीक किया जाए, पर जब दबाव पड़ता है, बहुत से लोग दबाव में आ जाते हैं, बहुत से लोग नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं वो उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं इधर से उधर, उनको परेशान किया जाता है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए?
जो 3 साल का टेन्योर है, 3 साल का टेन्योर एक जगह रहे, आपको मौका दिया जाए, आप काम करें। जैन सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, कहीं ना कहीं दर्शक इस बात को देख भी रहे होंगे, हमारे पूरे जो रिस्पेक्टेड पैनल है वो भी आपकी इन बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं। इसी पर मैं एक टेक लेना चाहूंगा अशोक सर का, उसके बाद प्रकाश सर आपके पास आऊंगा, कंक्लूड आप ही करेंगे। अशोक सर, जो बातें यहाँ पर कही, सशक्त तो हमारी पुलिसिंग होनी चाहिए, लेकिन जिस अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी एनहांस होने की हम बात कर रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, जो मुरारी जी ने भी कहा, अकाउंटेबिलिटी तो हमारी बढ़ती जा ही रही है। आपको पता ही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऑलरेडी हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। तो उससे जाने कितनी बैड प्रैक्टिसेस खत्म होती जा रही हैं, कम हो रही हैं। इसी तरह से आपने कहा कि मेरे को जो रिकवरी है उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा साइंटिफिक होगी। आपको देखा, नए जो कानूनों में 7 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस में फोरेंसिक साइंस का यूज मैंडेटरी कर दिया है। होना ही चाहिए, तभी तो जाके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी। हम तो समय साक्ष्य सुनी सुनाई झूठी बयान लिख करके चार्जशीट कर देते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको लागू करने में भी हमें मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी और साथ में सच्चाई भी साथ में खुलेगी। पर जो जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो इस मेहनत को करने के लिए, मेहनत को करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। मेरे को वक्त क्योंकि इतना ही है, आखिरी के 40 सेकंड प्रकाश जी आपको दे रहा हूं, कंक्लूड आप कर दीजिए तीनों कानूनों को लेकर आपकी फाइनल राय। पॉजिटिव माहौल इससे होगा, नेगेटिव माहौल इससे होगा, व्हाट्स योर टेक सर? रोहित जी, देखिए, किसी भी चीज सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। न मैं खारिज करता हूं कि इन कानूनों से कोई फायदा नहीं होगा, न मैं इस बात को कह सकता हूं, न इन कानूनों में जो प्रोविजंस लाए गए हैं जिनका इंडिविजुअल लिबर्टी पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंदर, उस पे जो कुठाराघात किया गया है, चाहे वो 187(2) की बात हो नई संहिता में, जहां आप रिमांड की अवधि 15 दिन से बढ़ा के 60 दिन के अंदर आप रिमांड ले सकते हैं। टेन्योर सेम रखा, लेकिन लेने का समय आपका 60 दिन हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन 60 दिन तक चलेगी एक एक्यूज्ड के खिलाफ। बेल के ऊपर जितना काम होना चाहिए था, सत्येंद्र कुमार अंतिल का एक जजमेंट है रोहित जी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार सुना। और 6 बार सुनने के बाद नौबत ये थी, मैं नाम नहीं लूंगा जुडिशियल डिसिप्लिन की वजह से, कि हमारे उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रेंज रिमार्क पास करते हुए ट्रेनिंग पे भेज दिया। ये स्थिति है। पुलिसिंग की बात है, पुलिस के इंडिपेंडेंस की बात है। वहां पे आप आके देखें, सिद्धार्था बनाम उत्तर प्रदेश, अमनप्रीत सिंह बनाम सीबीआई, वहां से जो लिगेसी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की थी, उसका पालन आज तक नहीं हो रहा है 170 सीआरपीसी पुरानी संहिता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो जरूरत रोहित जी क्या थी? जो कॉलोनियल मानसिकता थी ना, उसको खत्म करने की जरूरत थी, ना कि कानून का नाम बदलने की और उस कानून को और टफ बनाने की। बेल के कानूनों पे आपने कोई काम नहीं किया, इंडिविजुअल लिबर्टी के फ्रंट पे आपने कोई काम नहीं किया। आपने पुलिस की पावर बढ़ाई, आपने विक्टिम्स पे सेंट्रलाइज किया, आपने पूरे अपना फोकस किया, लेकिन एक्यूज के राइट की कोई बात नहीं की गई है। और आखिरी बात मैं कहूंगा, 8 साल, 7 साल, 5 साल की ट्रायल के बाद जिस एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी किया जाता है, उसके कंपनसेशन के ऊपर आपने क्या काम? और सिर्फ कहने के लिए बाइज्जत होता है, पूरे समाज में क्या कुछ हाल क्या स्थिति होती है? पेप्सिको का जजमेंट आप उठा के देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल ट्रायल में समन होना भी अपने आप में सामाजिक मौत है आपकी। 100%। तो उस एक्यूज्ड के राइट्स के लिए, कंपनसेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं लाया गया है। लेकिन प्रकाश जी, यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन तमाम फैक्टर्स पर भी सरकार काम करेगी। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का। मुरारी सर, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। जैन सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ। प्रकाश पांडे सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ। तो 3 नए कानून 1 तारीख से लागू हो जाएंगे। प्रोज एंड कॉन्स दोनों पर हम लोगों ने बात की। आगे भी ऐसी विशेष चर्चा लेकर हम आते रहेंगे ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।